चलिए हम क्लास शुरू करते हैं आज की। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? Yes, Yes, sir. sir. स्क्रीन इज विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. आपके फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है, उसमें आपने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी होगी, ठीक है। नहीं पढ़ी होगी तो मैं कभी आपको बता दूंगा, आज हल्का फुल्का आपसे डिस्कस करूंगा। आज हम ऐसी दवाइयों के बारे में देखेंगे जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पे काम करती है, हमारी पेट से संबंधित जो प्रॉब्लम्स रहती है, जैसे कॉन्स्टिपेशन हुआ, एसिडिटी हुआ, है ना। और आपको मैंने एक जीईआरडी बताया था, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें एसिड के ज्यादा सिक्रीशन की वजह से वो ईसोफेगस में ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट करता है, जिससे हमें खट्टी डकारें आती है। और जो ईसोफेगस की इंटरनल मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, उसमें इरोजन की वजह से वहां पर पेन का सेंसेशन होता है और काफी इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी को भी बढ़ा देता है, ठीक है, क्योंकि म्यूकस लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो हमने काफी कुछ प्रॉब्लम देखी थी, पेप्टिक अल्सर देखा था, है ना, अल्सर देखा था, ठीक है। पेप्टिक अल्सर और अल्सर में कोई डिफरेंस बताएगा क्या होता है? सर ये क्लास कब हुई थी सर? आपने वो क्लास दिलीप शायद अटेंड नहीं की थी, आपके ज्वाइन करने से पहले पढ़ाया था। कोई था उस क्लास में जिसमें मैंने पेप्टिक अल्सर और अल्सर पढ़ाया था आपको? अल्सर और पेप्टिक अल्सर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। कोई था उस वक्त? पेप्टिक अल्सर क्या होता है, कोई बताएगा? आज हम ऐसे ड्रग्स डिस्कस करेंगे जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पे काम करते हैं, ठीक है। बिगिनिंग कहाँ से होती है? जीआई ट्रैक की, इसको शॉर्ट में जीआई ट्रैक बोलते हैं, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। जी स्टैंड फॉर गैस्ट्रो, आई स्टैंड फॉर इंटेस्टाइनल, ठीक है। हमारा जो जीआई ट्रैक है, इसके जो मेजर पार्ट है वो क्या है? हमारा स्टमक है, ठीक है, ये हमारा स्टमक है। फिर ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। सर इसमें और सर ये पीपीटी सर नहीं हो रही सर। ये ला पीपीटी शो नहीं हो रही? हम्म। किसी को भी नहीं दिख रही? No, यस sir. सर नहीं शो हो रहा। No, sir. एक नो मिनट, सर। No, sir. एक मिनट, अब भी हो जाएगी। नाउ इज इट विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. ओके, so here you can see image of gastrointestinal tract. It begins from mouth and ends up at anus, ठीक है। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का जो शॉर्ट फॉर्म है वो होता है जीआई ट्रैक, ठीक है। जी स्टैंड फॉर गैस्ट्रो, गैस्ट्रो मींस स्टमक, इंटेस्टाइन मतलब आंत, ठीक है। बड़ी आंत होती है, छोटी आंत होती है। तो हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, इसका जो मेजर पार्ट है वो है स्टमक, ये वाला, ठीक है। ये बैग जैसा जो स्ट्रक्चर है, बादाम जैसा, ये है स्टमक। और इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन होती है स्मॉल और लार्ज। तो ये वाली जो स्टमक से जो इंटेस्टाइन कनेक्टेड है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ऐसे राउंड शेप में होती है यहाँ पर। और ये यहाँ पर फिर कनेक्टेड होती है लार्ज इंटेस्टाइन से, ठीक है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। हम अभी आगे देखेंगे इसके पार्ट्स भी होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। ये हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसका इसका फंक्शन क्या है? डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, मतलब जो कुछ हम खाते पीते हैं उसको पचाता है और उसको अवशोषित करता है, ठीक है। इसी सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस ब्लड में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। हम जो कुछ खाते पीते हैं तो हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, ठीक है, हमारा साइज बढ़ता है, ठीक है। हर चीज जो हमारे खून में जाती है, हमारे मसल्स बोन का फॉर्मेशन करती है, वो हमारे स्टमक से होके जाती है, ठीक है। तो स्टमक हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो कुछ हमारे खून में जाएगा वो कहाँ से होके जाएगा? हमारे इंटेस्टाइन से होके जाएगा, ठीक है। हमारे स्टमक में यहाँ पर क्या काम होता है? डाइजेशन का। और स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिशंस को अवशोषित किया जाता है, मिनरल्स को अवशोषित किया जाता है, जो प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स हैं उनको अवशोषित किया जाता है। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पर वाटर का रिअब्जॉर्प्शन होता है, और फिर स्टूल का, फीसिस का फॉर्मेशन होता है, और फिर यहाँ से डिफिकेशन होता है। माउथ से इंजेशन होता है, इंजेशन मीन्स खाना, ठीक है, फूड हम खाते हैं और उसको
बाहर कहाँ से निकालते हैं? एनस से, फीसिस के फॉर्म में, स्टूल के फॉर्म में। ये हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है जो बॉडी बाहर निकाल देती है, ठीक है। तो हम जो कुछ खाते पीते हैं उसमें से जितना बॉडी को अवशोषित करना है वो करती है, बाकी की जो एक्सक्रीटरी है वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो सॉलिड एक्सक्रीटरी है वो एनस के थ्रू बाहर जाता है, और जो लिक्विड एक्सक्रीटरी होता है, ठीक है, वो यूरिन के थ्रू बाहर चला जाता है। तो ये दोनों एक्सक्रीशन के तरीके हैं, ठीक है। आज के इस चैप्टर में ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का आपका कौन सा यूनिट है देखना पड़ेगा, शायद 4th यूनिट होगा। उसमें है थर्ड गैस्ट्रो यूनिट है सर। इंटेस्टाइनल एजेंट। कौन सा है? थर्ड यूनिट है सर, बट हाँ, स्टार्टिंग में सर फिर से समझाओगे सर थोड़ा एक बार? थर्ड यूनिट है ये। हाँ सर। थर्ड यूनिट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट, ठीक है। गैस्ट्रिक हम्म मतलब होता है स्टमक, पेट से हम्म संबंधित है। हम्म इंटेस्टाइन ये आप देख सकते हो। इंटेस्टाइन हैज टू टाइप्स, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जो स्टमक से कनेक्टेड है ये छोटी वाली, ठीक है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, डिओडेनम, हम्म इलियम और जिजिनम, ठीक है। और ये है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाली, ठीक है। ये बड़ा सा पाइप, मोटा सा पाइप दिख रहा है, ये हम्म लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब ये पूरे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, ठीक है, अवशोषण, है ना। हम जो कुछ खाते पीते हैं वो अवशोषित होके हमारे खून में जाता है, और वो खून से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस मिलते हैं, ठीक है। तो माउथ से शुरू होता है, ठीक है। माउथ में मैंने आपको बताया था टीथ होते हैं, क्रशिंग का काम करते हैं, ठीक है। फिर वहां से वो ईसोफेगस में आता है। ईसोफेगस में पैरिस्टेलिक मूवमेंट होता है। पैरिस्टेलिक मूवमेंट मतलब होता है ये पाइप में संकुचन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से फूड आगे की तरफ धकाया जाता है, ठीक है, आगे की तरफ धकाया जाता है। अब जैसे आप यहाँ पर भी देखोगे, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये कितनी बड़ी है, लेकिन ये पेट में ऐसे गुलाई 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 मार के रहती है, इसलिए कम स्पेस में आ जाती है। लेकिन आप सोचो, जो हम फूड यहाँ से खाते हैं वो पूरा ये रास्तों से होता हुआ बाहर निकलता है, तो कितनी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो कैसे करता होगा? तो वो पेरिस्टेलिक मूवमेंट की वजह से ट्रेवल करता है। पेरिस्टेलिक मूवमेंट में क्या है, एक पाइप यदि यहाँ से दबी तो उसका कंटेंट थोड़ा आगे आएगा, फिर वो थोड़ी सी रिलैक्स होगी तो फिर पीछे पीछे वाली संकुचित होगी, तो इस टाइप से वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। आपने देखा होगा, आप माउथ में जब किसी निवाले को पर्याप्त चबा लेते हो तो बस उसको गिलते हो ना, उसके बाद तो वो नीचे अपने आप ही जाता है, उसके बाद तो आप कुछ नहीं करते, है ना। जैसे आपने रोटी का एक निवाला चबाना शुरू किया, आप उसको 10-15 बार चबाओगे, चबाने के बाद केवल गिलोगे, उसके बाद की सारी प्रोसेस जीआई ट्रैक में अपने आप होती है या नहीं, है ना। आपका जो ये इसोफेगस है, यहाँ से वो निवाला नीचे की तरफ आता है, यहाँ से धीरे धीरे खिसक के, और फिर वो यहाँ आ जाता है स्टमक में। यहाँ स्टमक में एसिड रिलीज होता है। एसिड क्या करेगा? किसी भी चीज को गला देता है एसिड, ठीक है। एसिड किसी भी चीज को गला देता है। जब ये फूड हमारा गल जाएगा तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, है ना। आप किसी चीज को, कोई ब्रेड के टुकड़े को आप एसिड में रख के देखना, ये एसिड का पीएच कम से कम 2, 2.5, 3 ऐसा होता है। इस पीएच पे की एसिड में आप एक ब्रेड के टुकड़े को डाल के देखना उसकी हालत कैसी हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही हम जो कुछ खाते पीते हैं उसकी हालत वैसे ही कर देता है ये एसिड। फिर उसके बाद यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है, ये स्फिंक्टर खुल जाता है। अब जब ये स्फिंक्टर खुलता है तो यहाँ से सारा कंटेंट, इसको थोड़ा सा मैं साफ कर लूं, ठीक है। अरे अजय ठाकुर जी को म्यूट करवा देते हैं। हाँ, अजय ठाकुर जी को म्यूट करवा देते हैं। अजय जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं क्या? हाँ सर, सुन पा रहा हूँ। प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, शायद आपकी वजह से क्लास ठीक। डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। ओके। तो ये ईसोफेगस से फूड यहाँ स्टमक में आया, ठीक है, इसको गैस्ट्रिक बैग भी बोलते हैं, है ना, गैस्ट्रिक बैग। ये अब यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गई, ठीक है, यहाँ से, है ना। और फिर यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से शुरू हुई, और फिर ये ऐसी राउंड शेप में, सर्कल शेप में ऐसी घूमते हुए यहाँ से आके फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन से यहाँ कनेक्ट हो गई, देखो। तो सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो कुछ हम खाते पीते हैं उसका सबसे ज्यादा जो अवशोषण होता है न्यूट्रिशंस का, वो कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्योंकि यहाँ पर देखो पैनक्रियास कनेक्टेड है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से,
है ना। यहाँ पर तो आपका लिवर कनेक्टेड है बाइल डक्ट के थ्रू, है ना। तो सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिशंस का अवशोषण होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और यहाँ पर एसिड से, जैसे प्रोटीन का जो लार्ज मॉलिक्यूल है उसको कौन तोड़ेगा, प्रोटीएस एंजाइम, ठीक है, लाइपेज एंजाइम फैट को तोड़ेगा। हम जो कुछ खाते पीते उसमें क्या होता है, उसमें फैट होगा, है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है। जैसे हमने सपोज लंच किया तो हमने 2 केले खा लिए, सपोज हमने दूध पी लिया, है ना, हमने 2 रोटी खा ली, ठीक है, हमने राइस लिया, हमने दाल खाई, तो हमें क्या क्या मिलेगा इससे, बताओ प्रोटीन, अंदाजा। दाल से हमें प्रोटीन मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, ठीक है। हमें फैट। ऑयल हम डालेंगे यदि, है ना, ऑयल यदि हमने डाला है, दाल में तड़का लगाया है तो ऑयल भी मिलेगा हमको, तो उससे हमें लिपिड मिल जाएगा, ठीक है। सपोज हमने यदि सलाद खाई है तो हमें थोड़े मिनरल्स मिल जाएंगे, है ना। तो इस तरह से हमारे फूड में क्या क्या हो जाएगा, काफी चीजें हो जाएगी, और सबकी हमारी बॉडी को जरूरत है। इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। हमारी बॉडी को सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, और जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रहे हैं उसको परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। और न्यूट्रिशन कहाँ से आता है, फूड से आता है, ठीक है। और उस फूड का डाइजेशन कहाँ पर होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में होता है। और कहाँ से शुरू होता है, माउथ से ही शुरू हो जाता है। आप कभी रोटी के निवाले को 32 बार चबा के देखना, आपको मिठास का एहसास होगा, मीठा लगेगा आपको, क्योंकि माउथ से ही डाइजेशन शुरू हो जाएगा, है ना। आयुर्वेद में ऐसा वर्णित है कि जो कुछ हम, जैसे हम रोटी खाते हैं ना, चावल खाते हैं, तो कम से कम हम उसको 32 बार चबा के खाएं, इतना चबाएं कि वो पानी जैसा हो जाए, फिर उसके बाद वो हमारे स्टमक में जाना चाहिए। तो उससे हमें जो रस मिलेगा, जो न्यूट्रिशंस मिलेंगे, वो काफी ज्यादा मिलेंगे, है ना। जैसे आपने देखा होगा पिग, पिग क्या है, फीसेस खाता है, स्टूल खाता है, गंदगी खाता है, लेकिन पिग भी तो ग्रो अप करता है। तो हमारी जो गंदगी है उसमें से पिग न्यूट्रिशन लेता है कि नहीं, तो पिग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कितना स्ट्रांग है। जिस चीज को हमने एज अ वेस्ट बॉडी से बाहर निकाल दिया इंसान ने, उससे यदि एक एनिमल एनर्जी ले रहा है ना, तो बहुत बड़ी बात है। तो इंसान जब खाना खाता है तो उसका आधा ध्यान तो टीवी देखने में रहेगा, या फोन चलाने में रहेगा, या बातचीत करने में रहेगा। तो वो फोकस के साथ डिनर लंच करता ही नहीं है, ब्रेकफास्ट करता ही नहीं है। ब्रेकफास्ट करते हुए सोचेगा कि यार ये करना है वो करना है, प्लानिंग्स माइंड में चलते रहेगी। तो इससे हमें फूड से प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं। हमें एकाग्रता के साथ, फोकस के साथ हमारा लंच लंच डिनर और ब्रेकफास्ट करना चाहिए, क्योंकि फूड हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको बताया था 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है, फूड और एयर। ये इंसान की बेसिक नीड है, फूड और एयर। फूड के बिना तो इंसान 2-4 दिन, हफ्ते भर, 2 हफ्ते रह भी सकता है, लेकिन वो बिना एयर के नहीं रह सकता, ठीक है। और तीसरी एक और जरूरत होती है, पानी। लेकिन पानी किस में होता है, पानी फूड में ऑलरेडी होता है, इसलिए मैंने पानी नहीं कहा। तो सबसे ज्यादा 3 बेसिक नीड क्या है, एयर सबसे इंपॉर्टेंट नीड है, क्योंकि एयर में होता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन से बनती है एनर्जी, और एनर्जी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरा हमारे लिए जरूरी है फूड, क्योंकि फूड में हमें सारे न्यूट्रिशंस मिलेंगे। न्यूट्रिशंस की हमें क्यों जरूरत है, क्योंकि हमारी बॉडी में हार्मोन की जरूरत है, हमारी बॉडी में एंजाइम्स की जरूरत है। जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन है, इसको एंजाइम ही तो स्पीड अप करता है, एंजाइम इसको इनिशिएट करता है, तभी तो बायोकेमिकल रिएक्शन होंगे। मेटाबॉलिज्म होगा, कैटाबॉलिज्म होगा, एनाबॉलिज्म होगा, हमारी बॉडी में कंस्ट्रक्शन होगा, हमारी बॉडी में ब्रेकडाउन होगा। जिन चीजों की बॉडी को जरूरत है बॉडी उनको बनाएगी, जिन चीजों को बॉडी से बाहर निकालने की जरूरत है बॉडी उनको तोड़ फोड़ के बॉडी से बाहर निकालेगी, है ना। तो बॉडी में जो जितना भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो एनर्जी हमें मिलती है ऑक्सीडेशन से। और किसका ऑक्सीडेशन होगा, हम जो फूड खाएंगे उसके जो सूक्ष्म अणु होंगे उसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। जैसे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, है ना, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी बनेगी। मैंने आपको बताया था ना, यदि ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो 38 एटीपी बनेंगे एनर्जी के, और उस एनर्जी को हमारी बॉडी यूज करती है। एटीपी का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है, कोई बताएगा व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, बताइए। एडिनोसिन Adenosine ट्राइफॉस्फेट। triphosphate. वेरी गुड, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये इट इज द एनर्जी मॉलिक्यूल, ये ब्रेक डाउन होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है।
तो ओवरऑल कंक्लूजन इज दैट हमें बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, यदि हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में किसी न किसी हार्मोन, एंजाइम या किसी न किसी चीज की बॉडी में डेफिनेटली कमी हो जाएगी या किसी मिनरल की कमी हो जाएगी। तो कोई मिनरल की कमी हो, प्रोटीन की कमी हो, विटामिन की कमी हो, इनकी कमी से बॉडी में कोई ना कोई डिसीज डिसऑर्डर 100% हो जाएंगे। अभी कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था विटामिन सी की कमी से क्या होता है, हमारे मसूड़ों से ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था विटामिन ए हमारी आईज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, हमें गाजर और पपीता से मिलता है। तो हमें खान पान का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, तो हम स्वस्थ रहेंगे, हम हेल्थी रहेंगे। ठीक है, तो अपनी डाइट पे आप सभी लोग फोकस किया करो, बैलेंस डाइट लिया करो, सलाद भी खाया करो, रॉ फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स भी हमारी डाइट में होने चाहिए, जो भी सीजनल हो। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। अब कुछ लोग डिनर लंच करते हैं तो उसमें फाइबर्स बहुत कम होते हैं, जिस वजह से उनके फीसेस काफी स्टिकी हो जाते हैं, फीसेस उनके अच्छे से पास ऑन नहीं हो पाते, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो फाइबर्स भी होने चाहिए डाइट में, है ना। फाइबर्स क्या करेंगे, जो फीसेस है उसके शेप एंड साइज को मेंटेन करेंगे, और केले केले के जैसी कंसिस्टेंसी की फीसेस सबसे बेस्ट माने जाते हैं। ठीक है, एक साइंटिस्ट था, उसने रिसर्च करके 12 प्रकार के फीसेस के मतलब इमेजेस दिए थे। वो अभी है नहीं स्लाइड में, नहीं तो मैं आपको कभी दिखाऊंगा। आप किसी व्यक्ति के फीसेस को देख के जान सकते हैं कि वो स्वस्थ है या नहीं। आप अपने फीसेस को देख के जान सकते हैं कि आप स्वस्थ हो या नहीं, फीसेस को देख के। कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं, केवल फीसेस का साइज, सेफ किस टाइप के हैं, वो पतले हैं, मोटे हैं, कैसे हैं, है ना। तो उससे भी बीमारी का पता चलता है। और हमारे जीआई ट्रैक में, यदि जीआई ट्रैक सही से काम ना करे तो आप सोचो बॉडी में डेफिशिएंसी होगी या नहीं। बॉडी में डेफिनेटली डेफिशिएंसी होगी। मैंने आपको बताया था इंसान के बीमार पड़ने का सबसे बड़ा कारण है इन्फेक्शन, और दूसरे नंबर पे है डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी कब होगी, जब हमारा पेट फूड का डाइजेशन प्रॉपर नहीं कर पाएगा, फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा, न्यूट्रिशंस को अवशोषित नहीं कर पाएगा। तो न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से डेफिशिएंसी हो जाएगी, और डेफिशिएंसी की वजह से कोई ना कोई डिसीज डिसऑर्डर 100% होगा हमें। ठीक है, और हमारे जीआई ट्रैक की विशेषता ये है कि यदि हम फिजिकली कोई वर्क ना करें, है ना, हम एक्सरसाइज ना करें, हम थोड़ा बहुत चले फिरे ना, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। आप किसी व्यक्ति को बेड पे लिटाओ और रोज उसको बेड पे ही खाना दो, और उसको घूमने फिरने बिल्कुल मत दो, 3 से 6 महीने में वो बीमार पड़ जाएगा। और उसको पेट भर खाना खिलाओ, जितना वो खाना चाहता है, तो वो 3 से 6 महीने में 100% बीमार पड़ जाएगा। आप बोलोगे अरे साहब बीमार कैसे पड़ गया। फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। विदाउट वाइब्रेशन, विदाउट मूवमेंट एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी का चलते फिरते रहना बहुत जरूरी है ना। ऐसा नहीं है कि हमें चलना फिरना बिल्कुल नहीं चाहिए। जो लोग कार से भी ट्रेवल करते हैं उनको भी थोड़ा सा वॉक करना चाहिए, है ना। तो वॉकिंग से भी हमारा जो डाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है, ये इंप्रूव होता है। कार्डियक एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट हमें ऐसी एक्सरसाइज करना चाहिए कि हमारा हार्ट तेजी से ब्लड को पंप करे। तो इससे पूरी बॉडी में हर सेल तक ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाता है, तो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी, हर बॉडी के सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो फिर सेल डेड होने लगते हैं, है ना। आपने देखा होगा बुढ़ापे में इंसान की स्किन खराब क्यों होने लगती है, क्योंकि सुपरफिशियल जो सरफेस होती है वहां तक प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती, तो स्किन थोड़ी सी रफ सी हो जाती है। आपने देखा होगा बूढ़ों की स्किन जो होती है वो उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, वहीं पर जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्किन अच्छी होती है। सारे बॉडी पार्ट, ऑर्गन अभी फ्रेश है, नए नए हैं, बढ़िया फंक्शन कर रहे हैं, पर हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो वो धीरे धीरे बढ़ती उम्र के साथ कमजोर पड़ जाएंगे, और वो जब कमजोर पड़ जाएंगे तो बीमारियां होने लगेगी। आज हम देखेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में कौन सी बीमारियां होती है और उसका हम इलाज कैसे करेंगे, उस दवाइयों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमें ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट तो समझ में आ गया है। ठीक है, यहाँ पर एक कलर डायग्राम आप देख लो, ये ईसोफेगस है। ठीक है, ये ईसोफेगस है, लगभग ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये माउथ है, इसको हम ओरल कैविटी कहते हैं। टंग है, ठीक है, और लिवर है। लिवर को हाउस ऑफ एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम्स एंजाइम्स इसमें जो होते हैं वो मेटाबॉलिज्म के काम आते हैं। इसके नीचे यहाँ पर गाल ब्लैडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, देखो। डिओडेनम, ये वाला, ठीक है, पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट इज जिजिनम, थर्ड पार्ट इज इलियम। तो देर आर 3 पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड यहाँ पर आप देखो लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट्स होते हैं, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और असेंडिंग कोलन, और सीकम, सिग्मोइड कोलन,
रेक्टम, अपेंडिक्स और एनाल केनाल। ठीक है, ये एनस का ओरिफाइस है यहाँ पर, और ये वाली जो है इसको बोलते हैं एनाल केनाल। ठीक है, तो ये इतने सारे पार्ट्स होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में। और यहाँ पर ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम स्लाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। लार जो सिक्रीट होती है ना, लार, तो पैरोटिड ग्लैंड सबलिंगुअल जीभ के नीचे होती है, और सब मैंडिबुलर, तो ये ग्लैंड्स है। ठीक है, अब हम आते हैं काम की बात पे। ठीक है, स्टमक से रिलेटेड सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन। कभी ना कभी आप में से सभी ने फेस किया होगा कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, और आपको पता है कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है। कॉन्स्टिपेशन में होता ये है कि हमारे पेट थोड़ा सा मरुड़ मरुड़ के दर्द होता है, और हमारे मोशंस क्लियर नहीं होते हैं, हमारा पेट साफ नहीं होता है। इसका कारण क्या होता है? इनसफिशियंट पेरिस्टेलिक मूवमेंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। अभी मैंने आपको बताया ये है लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें होता है पेरिस्टालिक मूवमेंट। यहाँ पर इसोफेगस में भी पेरिस्टालिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टालिक मूवमेंट की वजह से ही जो कुछ हम मुंह से खाते हैं वो पूरा सुबह तक नीचे से कैसे निकल जाता है। इतना लंबा रास्ता है, कम से कम 16 हाथ की साड़ी जितनी लंबी होती है छोटी हाथ, वो बोलने को है छोटी, बोलने को है छोटी, नहीं तो वो तो 16 हाथ की साड़ी साड़ी जितनी लंबी है। बोलते हैं बस छोटी हाथ, और निकाल के देखो पेट में तब पता चलेगा। एमबीबीएस डॉक्टर तो सारा सब देखते हैं, इसलिए उनको इतना नॉलेज होता है ना। तो ये जो आंत है बहुत लंबी होती है। अब बताओ, इतना गोल 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 क्वाइल जैसे लपेटी हुई है वो, हमने मुंह से खाया था तो हमने बस गिलने का काम किया था, पर वो सुबह तक निकलने लायक स्थिति में आ गया। तो ये पेरिस्टेलिक मूवमेंट जो होता है ना, ये खसकाता है, धीरे धीरे उसको खसकाते रहता है, खसकाते रहता है, और खसका खसका के उसमें से वाटर को भी अवशोषित कर लेता है, न्यूट्रिशन को भी अवशोषित कर लेता है। और जो ऐसी चीज बच जाती है जिसको हमारी बॉडी अब प्रोसेस नहीं कर सकती फर्दर, तो फिर उसको बॉडी से मॉर्निंग में बाहर निकाल दिया जाता है। तो देखो इतना लंबा रास्ता है, और इसमें ट्रेवलिंग कैसे हुई है? तो पेरिस्टेलिक मूवमेंट से हुई है। अब मुझे आप बताओ, पेरिस्टेलिक मूवमेंट यदि यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में यदि कम हो गया, तो यहाँ से फीसेस प्रॉपर पास होंगे क्या? नहीं होंगे। नहीं होंगे तो वो यहीं पर उसका डिपोजिशन होगा, तो हमें कितना बुरा लगेगा। जिस चीज को हमें बॉडी से बाहर निकाल देना चाहिए, हम उस चीज को बॉडी में होल्ड करके रखते हैं, तो क्या अच्छा लगेगा हमें? नहीं लगेगा। किसी व्यक्ति का यदि पेट साफ ना हो तो उसका चेहरा बता देता है, और उसके चेहरे पे अच्छी सी स्माइल भी नहीं आ पाती है। तो पेट का साफ होना इतना जरूरी है। कॉन्स्टिपेशन के केस में व्यक्ति का पेट साफ नहीं होता, सुबह उसको मोशन क्लियर नहीं होते, जिसकी वजह से उसका पूरा दिन खराब हो सकता है। ठीक है, तो हमें ऐसा सुपाच्य भोजन करना चाहिए जो आसानी से पच जाए, और आसानी से जिसको हम बॉडी से बाहर निकाल पाए। पर आजकल क्या है, बहुत से लोग जंक फूड खाते हैं, है ना, कुछ ऐसा खाना खाते हैं जो, आपको पता है जो चीज बाहर जल्दी डिकम्पोज हो जाएगी वो बॉडी में भी जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा, सेब को काट के रखो कितने जल्दी डिकम्पोज होता है ना। वहीं पर आप नमकीन रखो तो नमकीन जल्दी डिकम्पोज होगा क्या? नहीं होगा। चिप्स, जितने भी जंक फूड है, ये जल्दी डिकम्पोज नहीं होते हैं, लेकिन जो फल फ्रूट्स होते हैं वो जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे पालक, हम बोलते हैं ना पालक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। आप मार्केट से, खेत से ताजा पालक तोड़ के लेके आओ, बहुत जल्दी चिम जाएगा वो, है ना। ऐसा क्यों होगा? आप एक नमकीन का पैकेट लेके आओ और एक पालक का गड्डी लेके आओ, लंबे समय तक कौन रहेगा? नमकीन रहेगा, पालक नहीं रहेगा। क्योंकि पालक में क्या है, लाइफ है, जीवन है, वो आपको एनर्जी देता है। हम पालक खाते हैं उससे हमको आयरन मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं। जो सलाद हम खाते हैं उससे हमारी बॉडी में मिनरल्स आते हैं काफी हद तक, है ना। तो हमें सलाद भी खाना चाहिए, उसमें फाइबर्स भी होते हैं। फाइबरस फ्रूट्स आते हैं, वो हमें खाना चाहिए। फ्रूट जूस हमें पीना चाहिए, है ना, लेकिन जूस हमें हमेशा दिन में पीना चाहिए, रात में कभी जूस नहीं पीना चाहिए, है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये हमारी बॉडी में डाइजेशन को इम्प्रूव करती है ना। जैसे हम, हमारे किचन में हींग होता है। हींग एक ड्रग है जो आपको फार्माकोग्नोसी में पढ़ना है, जिसको हम एसोफोडिटा बोलते हैं, है ना। सर ये कार्बोनेटिव नेचर का होता है। हाँ, रात में जूस पीने से क्या होता है? रात में जूस पीने से आप जो कुछ पीते हो उससे प्रॉपर हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलते। आपको स्वाद तो आता है मुंह में स्वाद आएगा कि बढ़िया मैंने पाइनएप्पल का जूस पिया, लेकिन आपकी बॉडी उससे उतना न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगी जितना ले सकती थी। आ रहा है समझ में? हर एक चीज को खाने पीने का एक सही समय रहता है। ठीक है,
हर एक चीज को खाने पीने का एक सही समय रहता है। यदि आप सही समय पे सही चीज खाओगे तो वो आपको सही पोषण देगी। ठीक है। आयुर्वेद में इसका बहुत गहराई से वर्णन किया गया है। ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे, आयुर्वेद में साफ लिखा गया और ये बिल्कुल सच है। हमारी जो अग्नि होती है, उदराग्नि, जिसको हम हमारे मेडिकल में बोलते हैं एसिड, ये सबसे सही आपके फूड को कब गलाएगा पता है आपको? जब सूर्य उदित होगा उसके 3 घंटे तक। जैसे यदि 5 बजे सूर्य उदित हुआ है तो 6, 7, 8 बजे तक जितना खाना है खा लो, आपको सब पच जाएगा और आपका पेट भी साफ रहेगा। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, वो तो उठता ही 9 बजे है, खाने की बात तो दूर है ना। और दूसरी चीज, व्यक्ति गलती क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ा कारण है, व्यक्ति शादी ब्याह में जाता है, रिसेप्शन पार्टी में जाता है तो वो 11 बजे, 10 बजे, 9:30, 10 बजे खाना खाता है। ये खाना खाने का बिल्कुल भी टाइम सही नहीं है। इसलिए आज की डेट में हर व्यक्ति जिसकी एज 40-45 से ऊपर हो गई है उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। ऐसे 100 में से आपको 70% लोग मिलेंगे जिनकी एज 45 से ऊपर है और कोई ना कोई प्रॉब्लम है, पूछ लेना नहीं तो आप। या तो किसी के बाल ही पक रहे होंगे कम से कम, कुछ नहीं तो, है ना। जबकि ये कोई एज होती है क्या? 40-45 साल की कोई एज होती है क्या कि व्यक्ति को शुगर हो जाए, व्यक्ति को डायबिटीज हो जाए, व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो जाए, है ना, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो जा रही है। इतना पॉल्यूशन बढ़ गया है। तो 40-45 साल के बाद शरीर इतना कमजोर क्यों हो जा रहा है? क्योंकि ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं ये हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं, है ना। हम खाते हैं ना, 12 बजे खाना खाते हैं, कई बार 11 बजे खाना खाते हैं, और रात में सोते भी बहुत लेट हैं। 1 बजे सोएंगे, 2 बजे सोएंगे। अब 2 बजे सोओगे तो कैसे उठोगे 5 बजे? और 5 बजे उठोगे नहीं तो फिर आप फीसेस पास कैसे करोगे 6 बजे? नहीं करोगे। 10 बजे व्यक्ति सो के उठेगा, फीसेस पास करेगा 12 बजे। क्या वो फीसेस पास करने का टाइम था? नहीं था। तो पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो गया। अब डिस्टर्ब हो गया तो कॉन्स्टिपेशन तो होना ही होना है ना। तो हमें जूसेस हमेशा, वैसे तो लिक्विड डाइट लेने का सबसे अच्छा समय होता है 4 बजे के आसपास। उस टाइम हमारी किडनी बहुत बढ़िया काम करती है फिल्ट्रेशन का। तो ऐसा कहा जाता है कि हमें 4 बजे हमेशा कुछ ना कुछ लिक्विड पीना चाहिए, है ना, 4 बजे के आसपास, है ना। और हमें सबसे पेट भर खाना कब खाना चाहिए? सुबह के टाइम पे, 8 बजे, 9 बजे। लेकिन हमारी हैबिट नहीं होती है ना। जैसे 5 बजे सूरज उदित हुआ तो 9-10 बजे तक हमें खाना खा लेना चाहिए। फिर शाम को कब खाना खाना चाहिए? जस्ट 6 घंटे बाद। मतलब हमें 5-6 बजे, 7 बजे तक खाना खा लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद हमें खाना ही नहीं खाना चाहिए। मैंने एक ऐसा रिलीजन देखा है जो इस नियम का पालन करता है, और ये नियम साइंटिफिक है, और उसको वो रिलीजन फॉलो करता है। आपको पता है वो कौन सा रिलीजन है? जैन धर्म। जैन धर्म जैन है सर। समाज। कोई है जैनी यहाँ पर? जैनी तो आर, नहीं है पर जैन आरती धर्म, जैन आरती लोग। जैन है वैसे, लेकिन आज नहीं है वो क्लास में, है ना। तो जैन जो होते हैं वो इस नियम का पालन करते हैं, मैंने देखा है। वो वास्तव में मतलब शाम को कुछ नहीं खाते वो। और ये बहुत सही है, शाम को कुछ भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन आयुर्वेद में एक चीज कही गई है खाने के लिए, पता है क्या? वो है दूध। ठीक है। रात में आयुर्वेद कहता है हमेशा दूध पी के सोना चाहिए है ना। बस एक ही चीज कही गई है, यदि कोई पीना चाहे तो, वो है दूध। 1 गिलास, 2 गिलास, 1.5 गिलास दूध पी के सो। ठीक है। ऐसा क्यों कहता है आयुर्वेद पता है आपको? क्योंकि दूध का जो डाइजेशन है वो धीरे धीरे होता है, और पेट में कुछ ना कुछ रहे कि पेट अपना काम करता रहे। आप बताओ, पेट को यदि कुछ नहीं मिलेगा पचाने के लिए तो जो एसिड रिलीज होगा वो क्या करेगा, है ना। पेट को भी तो थोड़ा बहुत कुछ काम मिलते रहना चाहिए। तो रात में आप यदि दूध पी के सोओगे तो धीरे धीरे उसको दूध पचाएगा पेट आराम से और कुछ भी नहीं रहेगा, एकदम खाली पेट रहोगे तो जो एसिड रिलीज होगा वो क्या होगा, आपके इरोजन कॉज करेगा। इसलिए रात में सोते वक्त आप 1 गिलास दूध पीते हैं तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। और शाम का भोजन आपको कब करना चाहिए? 6 से 7 बजे के आसपास आपको कर लेना चाहिए। तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है। और मॉर्निंग का कब करना चाहिए? 10 बजे के आसपास। 9 बजे, 8 बजे, 8 से 11 के बीच में कर लेना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद शाम को बस, है ना। बीच में आप थोड़ी सी लिक्विड डाइट ले सकते हो 4 बजे के आसपास, तो वो भी आपके स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है। ठीक है। और कभी भी कोशिश करना चाहिए शाम का जो भोजन है वो बहुत ज्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। पर शाम का भोजन ही तो मेन हैवी होता है कि नहीं? ज्यादातर जो पार्टीज होती हैं वो शाम को होती हैं, और उसमें बढ़िया चिकन, मुर्गा, मुर्ग मुसल्लम और न जाने क्या क्या दबा रहे होते हैं हम 10-11 बजे। और फिर दूसरी चीज हम एक गलती और करते हैं, ठंडा गरम, है ना, आइसक्रीम खाएंगे और फिर तुरंत कॉफी पियेंगे। ठीक है। अरे भाई, आइसक्रीम खा रहे हो तो कॉफी मत पियो, और कॉफी पी रहे हो तो आइसक्रीम मत खाओ, है ना। आपने देखा होगा
वाटर हीटर खराब हो जाते हैं जल्दी, यदि आप उसको जैसे ही पानी गर्म हुआ और आपने एकदम से उसको निकाल दिया तो, है ना। आपने यदि एक वाटर हीटर को आप गर्म पानी में डालो, मतलब पानी जब उससे गर्म हो गया और एकदम से ठंडे पानी में डाल दो, ऐसा आप करते रहो तो वाटर हीटर देखना बहुत जल्दी उसकी रॉड खराब हो जाएगी। ऐसे ही हमारे मसल्स और हमारी बॉडी के भी साथ होता है। एकदम से ठंडा गर्म हमारी बॉडी को ऑल ऑफ सडन जो ठंडा और गर्म मिलता है, ये बहुत गलत होता है। अभी समर सीजन आ रहे हैं, आप लोग में से यदि कोई एसी में रहता होगा, एसी में रहोगे, एकदम से बाहर धूप में जाओगे, लू लग जाएगी। क्यों होगा ऐसा? आप घर पे बैठे हुए हो, मैं मेरे कमरे में बैठा हूँ, यहाँ पर टेम्परेचर 22 है, 19 है, 18 करके रखा है मैंने, और मैं एकदम से बाहर धूप में चला गया, तो फिर लू लगने की पॉसिबिलिटी रहती है ना। तो ऑल ऑफ सडन ठंडा और गर्म हमारी बॉडी को बीमार कर सकता है, तो ये चीज आप याद रखना। तो इसी आधार पे हमको एकदम से कॉफी के साथ आइसक्रीम या आइसक्रीम के साथ कॉफी नहीं पीनी चाहिए। एक मेरे पास एक ग्रंथ रखा हुआ है, अष्टांग हृदयम, बहुत अच्छा अच्छा बुक है वो, वाग्भट ऋषि जी ने लिखा है वो। भट्ट जी और का है सर, मैंने इसको थोड़ा यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है उससे। किससे? यूट्यूब, सॉरी, यूट्यूब पे पूरे उसके देखे हैं मैंने लेक्चर्स। अष्टांग हृदयम के जी सर। अच्छे लगे आपको? जी सर। बिलीव करते हो आप? जी सर। उसमें जो सूत्र दिए उस पर बिलीव करते हो आप? जी सर, उसके मतलब मुझे एक प्रॉब्लम हुई थी, हम्म। तो अष्टांग हृदयम के कुछ सूत्र मैंने किए, तो उससे अच्छा। मुझे काफी बेनिफिट मिला। हाँ, अष्टांग हृदयम जो ये चरक और सुश्रुत थे ना, उनके जी शिष्य सर। रहे हैं ये, है ना। जी और सर। ये जो चरक और जो सुश्रुत हैं, ये दोनों ऋषि जो है, इन्होंने चिकित्सा शास्त्र में बहुत बहुत योगदान दिया है ना। जी अब सर। जैसे अभी ये डाल्टन कहता है कि हमने परमाणुवाद दिया है, लेकिन कणाद ऋषि ने परमाणुवाद की जो कल्पना है वो बहुत पहले कर ली थी, है ना। तो हमारी जी। जो हिंदू माइथोलॉजी है और जो हमारा लिटरेचर है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है ना, और हमें नेचर के काफी करीब लेके जाता है, हमें सारी अच्छी शिक्षा देता है, और वो सब साइंस से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। कोई हमें कह रहा है कि हमें पेड़ लगाना चाहिए, क्या गलत गलत शिक्षा मिल रही है हमें? कोई कह रहा है कि हमें अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पेड़ हमें क्या कुछ नहीं देते। हम अभी फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसमें हमें कितने सारे ड्रग्स पढ़ने हैं बताओ, जो सारे हमें पेड़ पौधों से मिल रहे हैं। तो पेड़ पौधे में औषधीय गुण होता है ना। पेड़ पौधों में प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, एल्केलॉइड्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं, टैनिन है, सेपोनिन है। ये जितने भी प्लांट के जो मेटाबोलाइट्स हैं, वो प्लांट के लिए तो यूजफुल नहीं है, प्लांट के लिए वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उत्सर्जी पदार्थ है, लेकिन इंसान में तो दवाई की तरह काम करते हैं ना। तो हमें तो पौधों के लिए हेल्पफुल, थैंकफुल रहना चाहिए, और उनकी हेल्प हमें करनी चाहिए, पर हम तो उनको काट रहे हैं। आप मुझे बताओ, कोगनोसी में कितने सारे ड्रग्स आ गए, आपने सिलेबस देखा होगा, सारे ड्रग्स हमें प्लांट से मिल रहे हैं। प्लांट हमारे लिए जरूरी है या नहीं? पेड़ हमारे लिए जरूरी है या नहीं? अर्जुन, अर्जुन की छाल, हाई बीपी के पेशेंट को आप यदि अर्जुन की छाल की चाय पिलाते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और ऐसा नहीं है, इस पर रिसर्च भी हुआ है। आप गूगल स्कॉलर पे जाइए और वहां पर रिसर्च देखिए। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, आपको लगा होगा कि मैं ऐसे ही आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ, उस पर रिसर्च हुआ वाला आर्टिकल भी आपको मिल जाएगा कि अर्जुन की बार्क का जो एक्सट्रैक्ट होता है, वो हाई बीपी में पेशेंट को काफी राहत देता है। इस पे रिसर्च हुआ है ना। तभी तो का हम है सिलेबस में, तभी तो हमारे सर, सिलेबस में रखा गया है ना। हमारे सिलेबस में इसमें हमको जो है, तुलसी पढ़नी है, हमारे सिलेबस में हमको कुगनोसी में आंवला पढ़ना है, हमको हींग के बारे में पढ़ना है, एसोफोटिडा, हमें बहुत सारे ड्रग्स पढ़ने हैं, है ना। ये सब ड्रग्स की श्रेणी में आते हैं। हमें जिंजर पढ़ना है। अब बोलो, रोज खाते हो ना आप जिंजर, अदरक? जिंजर पढ़ना है। हमें हल्दी पढ़ना है, कुरकुमा लौंगा बोलते हैं उसको, कुरकुमा लौंगा, हल्दी। तो हल्दी भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। हल्दी में कौन से गुण होते हैं पता है आपको? हल्दी में बहुत सारे गुण होते हैं। हल्दी एक औषधि होता है, उसमें पेन किलर एक्टिविटी होती है, दर्द निवारक, जो दर्द से हमें राहत देता है। तो आपने देखा होगा, पहले लोग हल्दी का दूध पीते थे, बॉडी में पेन होता था तो पीते थे ना। आप में से भी किसी ने पिया होगा, आपकी दादी या नानी या मम्मी ने कहा होगा बेटा हल्दी का दूध पी लो। तो हल्दी में, हल्दी पढ़ना है हमको, हमारे सिलेबस में है और आता भी है एग्जाम में। हल्दी में कौन सा एक्टिव केमिकल कांस्टेंट होता है? कुरकुमीन, है ना। और हल्दी में एक येलो कलर का पिगमेंट भी होता है। हल्दी एज ए कलरिंग एजेंट भी यूज होता है। तो बहुत सारे यूज है। आप यदि अपने दिमाग के सारे कपाट को खोल लोगे तो फार्मेसी आपके किचन में आपको मिल जाएगी आधी से ज्यादा।
जो कुछ आप पढ़ते हो ना, फिल्ट्रेशन पढ़ रहे हो, ड्राइंग पढ़ रहे हो, है ना, ये सब चीज आप प्रैक्टिकली आप ऑब्जर्व करना शुरू कर दो तो आपको फार्मेसी बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, है ना। आज जैसे आपकी क्लासेस हुई थी ना सुटिक्स की, तो आपने ड्राइंग पढ़ा था उसमें, सुखाना है ना। अब भाई चीजों को सुखाया क्यों जा रहा है? मॉइस्चर की वजह से सर बैक्टीरियल लेकिन ग्रोथ हो सकती है ना, सर माइक्रोब्स की ग्रोथ हो सकती है। तो इसलिए किसी चीज के मॉइस्चर को रिमूव करना जरूरी है, क्योंकि हमको तो उसका मेडिकल एक्टिव केमिकल प्रिंसिपल से मतलब है ना। और उसमें जो मॉइस्चर है उसकी वजह से उसको क्या हो सकती है, कंटामिनेशन हो सकता है, तो हम सर एक ड्राइंग चीज करते बताना हैं। सर। हाँ, सर ये जो अभी आप ये पूरा स्ट्रक्चर पढ़ाए हो सर, इसका इतना डीपली सर कैसे पता लगेगा? वही है सर, क्योंकि जब बायोलॉजी पढ़नी ही नहीं है तो दिक्कत थी सर हमें। अब कैसे करेंगे इसको कवर सर? हो जाएगा ना, मैं करा रहा हूँ, पढ़ा तो रहा हूँ आपको। अभी आधा घंटा ही हुआ है, मैंने आपको कितनी सारी चीजें एक्सप्लेन की, आपको नहीं लगता? कर नहीं रहा सर, हूँ, वो तो है। करूंगा, 3 महीने का समय है, सब जितना मुझसे हो सके मैं आपकी हेल्प करूंगा। और आप यदि मुझे डेली डेली सुनोगे तो आपका पढ़ाई में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी जागेगा, और आप सर खुद भी पढ़ना इंटरेस्ट तो शुरू है करोगे, सर। है ना। अब क्या है, कुछ स्टूडेंट मैथ्स स्ट्रीम के, तो उन्होंने बायो नहीं पढ़ा है, तो उनको थोड़ा सा टफ हम्म, लगता होगा बायो, ये बात बिल्कुल सही है ना। अब हम बायो हम्म, स्ट्रीम से हैं, तो हमको कोई यदि कहेगा कि भाई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सॉल्व करो, तो क्या हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वही आप लोग के साथ है ना। तो उस चीज को मैं हम्म, समझता हूँ, इसलिए तो मैं, कुछ स्टूडेंट को लगता होगा कि सर इतनी बेसिक चीज क्यों बता रहे हैं, है ना। मैं ये चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट, जो मैथ्स स्टूडेंट है वो भी समझे, और जो बायो स्टूडेंट है उसका थोड़ा रिवीजन हो जाए। मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये आप समझ जाओगे ना, तो नीचे का समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको समझ में आ गया ना कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें पेरिस्टालिक मूवमेंट नहीं हो पा रहा है ना। ये फूड को आगे की तरफ नहीं धका रही है, तो फूड, मतलब फूड तो अब नहीं रहा वो, जब इधर नीचे आ जाता है तो वो एक्सक्रीटरी हो जाता है, उसमें से सब कुछ अवशोषित कर लिया जाता है ना। तो जो फीकल है, फीकल बोलेंगे हम उसको, तो फीकल यहाँ से प्रॉपर निकल ही नहीं पा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर नहीं बन पा रहा है। हमें यहाँ पर चाहिए प्रेशर। आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं ना, मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मैं तंबाकू का जरा एक खैनी लेके आता हूँ तो प्रेशर बनेगा, बोले मुझे। तो गाँव के लोगों से भी बात किया करो, प्रेशर बनाने के लिए न जाने कौन सी टेक्टिक्स नहीं अपनाते वो, है ना। हम्म, प्रेशर बनाने के लिए कोई सिगरेट फूक रहा है, तो कोई बीड़ी पी रहा है, तो कोई खैनी खा रहा है ना। और कोई एक और तरीका होता है, यदि आप गर्म पानी में बैठ जाओ, है ना, तो भी प्रेशर बन जाता है। क्योंकि जो पाइल्स के पेशेंट होते हैं उनको गर्म पानी में बैठने की सलाह दी जाती है, सिकाई भी हो जाती है, और ये जो नीचे जो फीकल है वो प्रॉपर क्लियर हो जाता है। नहीं तो फीकल पास नहीं होता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी भी रहती है ना। आप मुझे एक बात बताओ, डाइजेशन में कितना समय लगता है? 3 से 4 घंटा। नॉनवेज भी खाओगे तो मैं 4 घंटा मान लेता हूँ, बाकी चीजें तो 2 ढाई घंटे में डाइजेस्ट हो जाती हैं, है ना। उस हिसाब से आपने यदि जैसे सब सपोज 9-10 बजे आपने खाना खाया, आपको कितने बजे फ्रेश हो जाना चाहिए बताओ? हो जाना चाहिए ना 4-5 बजे, 6 बजे तक फ्रेश आपको। लेकिन व्यक्ति फ्रेश कहाँ होता है? वो तो 24 घंटे में एक बार फ्रेश होगा, कुछ लोग तो शायद 40 घंटे में एक बार फ्रेश होते होंगे। जबकि व्यक्ति 2 बार यदि खाना खाता है, यदि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया है, वो हेल्थी है, तो वो 2 बार फ्रेश हो सकता है। और यदि वो 2 बार फ्रेश होगा तो वो स्वस्थ है। और कोई व्यक्ति यदि एक ही बार स्वस्थ हो रहा है और एक ही बार फ्रेश हो रहा है, और वो एक बार भी अच्छे से फ्रेश नहीं हो पा रहा है, मतलब उसके जीआई ट्रैक में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम धीरे धीरे अराइज हो रही है। बहुत से मैंने ऐसे लोग देखे जिनका पेट साफ नहीं रहता है ना। 40 साल की एज के बाद ये प्रॉब्लम बहुत लोगों में आती है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम की शुरुआत कब से हो जाती है? 25-30 साल की उम्र से हो जाती है, और 40-45 साल तक आते आते वो 10 साल 15 साल में बहुत डेवलप हो जाती है। तो पेट का साफ रहना बहुत जरूरी है। पेट का साफ न रहने की प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन का कारण है पेरिस्टालिक मूवमेंट। किसका मूवमेंट पेरिस्टालिक? ये लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो पेरिस्टालिक मूवमेंट है, तभी तो ये सब कंटेंट बाहर आएगा, है ना। अब हम इसके लिए कौन सी दवाइयां यूज करेंगे? हम स्टिमुलेंट्स यूज करेंगे, है ना। स्टिमुलेंट क्या होता है, आपने देखा होगा बचपन में, जब कोई सांप ऐसे ही अधमरा सा रहता था और हम उसके ऊपर मट्टी तेल डालते थे, कैसा मचलता था वो। स्टिमुलेट करते थे कि नहीं हम उसको? उसकी स्किन पे जब मट्टी का तेल पड़ता था, तो वो एकदम से भागना शुरू कर देता था वो, क्योंकि उसको अगीन होती थी, है ना, इरिटेशन होता था उसको, जलन होती थी उसको जलन होती थी। तो ऐसे ही जलन यदि हम हमारे इंटेस्टाइन में पैदा कर दें,
तो उसमें पेरिस्टालिक मूवमेंट बढ़ेगा कि नहीं। तो उसके लिए कुछ ड्रग्स आते हैं जैसे सेना और रूबार्ब और मिर्ची। हमें खाने में थोड़ी सी मिर्ची भी खानी चाहिए, पता है आपको। ऐसा नहीं कि मिर्ची जरूरी नहीं है, हल्की सी मिर्ची हमें खानी चाहिए, क्योंकि ताकि वो मिर्ची हमारे इंटेस्टाइन को थोड़ा स्टिमुलेट करे और हमारे बॉडी से जो डिफिकेशन है, इसको हम बोलते हैं डिफिकेशन, मतलब फीसेस को बॉडी से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम डिफिकेशन बोलते हैं। तो डिफिकेशन को स्टिमुलेट किया जाता है। एक होता है बल्क परगेटिव। बल्क परगेटिव का एग्जांपल है मिथाइल सेलुलोज और सोडियम सीएमसी। सीएमसी का फुल फॉर्म है कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। ठीक है। ये बल्क परगेटिव क्या करता है, प्रेशर बनाता है। भैया खैनी मत खाओ, बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, बल्क परगेटिव खाओ, ऐसा प्रेशर बनेगा कि मजा आ जाएगा। तो ये सारे प्रेशर बनाने का काम करते हैं। एक है ल्यूब्रिकेंट। ल्यूब्रिकेंट सब वर्ड से ही समझ में आ रहा, चिकनाई बढ़ा देगा। कैस्टर ऑयल पी लो बढ़िया, अरंडी का तेल। अरंडी का तेल पी लो 20 ml, एक नंबर स्टूल आपके, मतलब सॉफ्ट स्टूल आएंगे और जल्दी आसानी से पास हो जाएंगे। तो जिसको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है तो वो इन चीजों का इस्तेमाल कर सकता है, और ये चीजें ज्यादातर नेचुरल है। सेना की पत्ती नेचुरल है ना। सेना की पत्ती तो नेचुरल है ना। रूबार्ब नेचुरल है। ये कोगनोसी में पढ़ना है आपको, दोनों दोनों ड्रग आप कोगनोसी में पढ़ोगे, ठीक है। ल्यूब्रिकेंट में लिक्विड पैराफिन और ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आप लोग यूज करते हो ना, वही ग्लिसरीन की बात हो रही है। तो वो भी एज ए ल्यूब्रिकेशन की तरह काम करता है ना। और आपका आता है सेलाइन कैथार्टिक्स, जिसमें आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम आता है ना, मॉम प्लस, व्हाइट कलर का गाढ़ा सा सिरप आता है। जिन लोग को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है वो इसको पीते हैं। 15-15 ml सुबह शाम एडल्ट का डोज होता है। इससे क्या है, आपके स्टूल बढ़िया पास होते हैं और मॉर्निंग में आपका पेट साफ हो जाता है। तो खाना खाने के बाद इसको पी लो 15 ml, फिर सुबह बढ़िया आपका पेट साफ हो जाता है। ठीक है। तो ये जितने भी ड्रग्स हैं, स्टिमुलेंट, बल्क परगेटिव, ल्यूब्रिकेंट और सेलाइन कैथार्टिक्स, ये कहां पर यूज होते हैं, ये हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पे यूज होते हैं। इसलिए इनको हम कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स। और हमारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम मैंने आपको और भी है, बताऊंगा आगे। एक होती है कॉन्स्टिपेशन। समझ में आया आपको। कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, बल्क परगेटिव देंगे, ल्यूब्रिकेंट देंगे, सेलाइन कैथार्टिक्स देंगे और स्टिमुलेंट। ये सब में से कोई एक का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है। तो ये स्टिमुलेंट, बल्क परगेटिव, लुब्रिकेंट और सेलाइन कैथार्टिक्स, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे पेट को साफ करेंगे, डिफिकेशन को प्रमोट करेंगे, डिफिकेशन को बढ़ाएंगे, जिससे फीसेस और स्टूल हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएगा। और यही तो हमको चाहिए, ठीक है। पेट सफा तो हर रोग दफा, राजू श्रीवास्तव का एड देखा है कि नहीं टीवी में आपने। और वो एक ऐड आता है ना, अभी भी गड़बड़ अभी भी गड़बड़, इनो। देखते होगी ना टीवी। इनो कार्बोनेटिव होता है भैया, ऐसी बात नहीं है, एग्जाम में आएगा तो लिख देना इनो का एग्जाम्पल, ठीक है। एक मैं कॉपी चेक कर रहा था, एक बच्चे ने पेन किलर में क्या लिखा था पता है आपको, झंडू बाम और आयोडेक्स। मेरे को हंसी तो आई थी पर मैंने नंबर दे दिए थे। होता है कि नहीं पेन किलर। अब बेचारे को कोई दवाई याद नहीं आ रही, आइबुफेन याद नहीं आ रही, डिस्प्रिन याद नहीं आ रही, एस्प्रिन याद नहीं आ रही, सेरेडोन याद नहीं आ रही, वो झंडू बाम लिख रहा है। लाल बाम, झंडू बाम, आयोडेक्स। नहीं सही है वैसे, है ना। ये कॉमन सेंस होता है, स्टूडेंट की स्मार्टनेस है। मुझे तो लगा ये स्टूडेंट बहुत स्मार्ट है, उसने वास्तव में प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करके अपने विचारों को व्यक्त कर दिया कॉपी में, और क्या चाहिए। लगाया होगा कभी उसने बाम, ठीक है। तो बाम और आयोडेक्स भी पेन किलर होते हैं, है ना। आपने भी कभी सर दर्द में लगाया होगा। कुछ लोग तो विक्स भी लगा लेते हैं। विक्स में लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता जो सर दर्द को कम करे, पर भी लोग लगाते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका। देखो यहाँ पर ये जो आपको दिख रही है ना, ये होती है माइक्रोविलाई, ये दिख रही है, ये होती है माइक्रोविलाई। और ये कहां पर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड गुजरता है तो सरफेस एरिया को बहुत बढ़ा देती है ना। ऐसे जिगजैग जिगजैग होके फूड गुजरता है तो सरफेस एरिया बढ़ गया कि नहीं। यदि फूड ऐसा सीधे गुजरे तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, या फूड ऐसा जिगजैग करके गुजरे तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, बताओ। जिगजैग करके गुजरे तो ये देखो यहाँ पर ये जिगजैग है कि नहीं, ऐसी आई, फिर ये ऐसी आई, इसको बोलते हैं माइक्रोविलाई। और ये कहाँ प्रेजेंट रहती है,
हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यहाँ पर कौन से सेल प्रेजेंट रहते हैं? यहाँ पर आपके रहते हैं एब्जॉर्प्टिव सेल्स, मतलब जो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट विच स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स अप एट द एनस। ये सब आपको बता चुका हूँ, लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और उसके पार्ट्स के नाम भी बताए हैं। और एक चीज यहाँ लास्ट में लिखी हुई है कि जीआई ट्रैक में यदि डाइजेशन एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होगा तो बीमारी 100% होगी। बिल्कुल सही बात है, बीमारी होती है पेट साफ जिसका ना रहे या लंबे समय तक पेट साफ ना हो पाए, ठीक है। आपको पता है जब पेट साफ नहीं रहता तो व्यक्ति को भूख भी नहीं लगती, है ना। जो पाइल्स के पेशेंट रहते हैं, जिनको बवासीर की प्रॉब्लम हो जाती है, वो बेचारे खाना से डरते, खाना ही देख के डरते हैं, वो डर लगता है उनको खाने से, तो खाना ही खाना कम कर देते वो। तो बेचारे 4-5 साल में, 3 साल में पतले हो जाते हैं वो, क्योंकि खाना खाने से लगता है डर। खाएंगे पचेगा नहीं, हार्ड स्टूल का फॉर्मेशन होगा, और जब वो यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ पर वो चीरा लगाएंगे, वो फिसर हो जाएगा, कट लग जाएगी, है ना। जो लोग का पेट साफ नहीं होता, वहां से जब ये स्टूल निकलता है तो ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। और हार्ड स्टूल जब यहाँ से निकलता है तो यहाँ के जो मसल्स होते हैं उनकी जो लेयरिंग होती है उस पे चीरा लग जाता है, और वो चीरे को हम बोलते हैं फिसर, और उसमें से होती है ब्लीडिंग। तो ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है, इसमें बहुत ज्यादा पेशेंट परेशान रहता है, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं पाइल्स, फिशर, फिस्चुला। ये सब आपके कहाँ की प्रॉब्लम है? ये रेक्टम की जो एनाल केनाल है इसमें ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो जीआई ट्रैक के अलग अलग पार्ट में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। आगे देखते हैं हम। एक होता है एसिडिफाइंग एजेंट्स, ठीक है। एसिडिफाइंग एजेंट्स, जिसको हम एसिडिफायर्स भी कहते हैं। अब भाई एसिडिफायर का यूज हम कब करेंगे? जब हमको पेट में जो एसिड है वो कम सिक्रीट होगा, तो खाना पचाने के लिए तो हमको एसिड चाहिए, तो हम एसिडिफाइंग एजेंट यूज करेंगे, एक्सटर्नली देंगे पेट को। चल भैया तू नहीं रिलीज कर रहा, कि हम तेरे को दवाई के रूप में देंगे एसिड, और फिर तू खाने को पचा, ठीक है। तो ये एसिडिफाइंग एजेंट। एंटासिड क्या होते हैं? एसिडिफाइंग के उल्टे एंटासिड होते हैं। यदि पेट में ज्यादा एसिड सिक्रीट हो रहा है तो हम एंटासिड देंगे। एंटासिड होते हैं बेस, और ये एसिड को कर देंगे न्यूट्रलाइज, और एसिड यदि न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो एसिडिटी कम हो जाएगी। तो जिसको एसिडिटी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, पेट में जलन हो रही है, छाती में जलन हो रही है ना, कुछ खा रहा है तो उसके पेट में जलन हो रही है, तो मतलब एसिडिटी है उसको, तो एसिडिटी का ट्रीटमेंट भी हम करेंगे, ठीक है। और हम एब्जॉर्बेंट का यूज भी करेंगे। एब्जॉर्बेंट का यूज कब करेंगे? अरे किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया सपोज, तो हम चाहेंगे ना कि वो जहर उसके खून में ना जाए, तो हम उसको चारकोल का घोल पिला देंगे फट से ने। चारकोल का घोल हम उसको पिलाएंगे तो वो जहर पेट में अवशोषित कर लेगा, चारकोल अंदर जाने नहीं देगा खून के, तो वो व्यक्ति की जान बच सकती है ना। लग्जेटिव यूज करेंगे, कैथार्टिक यूज करेंगे, परगेटिव यूज करेंगे, बढ़िया प्रेशर बनाएंगे शानदार, और अपने पेट को साफ करेंगे। प्रोटेक्टिव यूज करेंगे। प्रोटेक्टिव क्या करेंगे? हमारे स्टमक में प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करेंगे और एक ल्यूब्रिकेशन क्रिएट करेंगे। तो ये सब हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स हैं, ये हमारे पेट की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। आ रहा है समझ में? एसिडिफायर्स क्या होते हैं? जो एसिडिटी को बढ़ा दे। और एंटासिड क्या होते हैं? जो एसिडिटी को कम कर दे। एब्जॉर्बेंट क्या होते हैं? जो अवशोषित कर ले, ठीक है। लग्जेटिव, कैथार्टिक, परगेटिव प्रेशर बनाने के काम आते हैं, है ना। ये बल्क फॉर्मेशन करके उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और प्रोटेक्टिव, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। अब देखिए एसिडिफायर के एग्जांपल्स हैं अमोनियम क्लोराइड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है एसिडिफायर, ठीक है। एंटासिड क्या होते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर। कैथार्टिक के एग्जाम्पल क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, कियोलिन और बेंटोनाइट। एंटी माइक्रोबियल के एग्जाम्पल है पोटेशियम परमैंगनेट, बोरिक एसिड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्लोरिनेटेड लाइम, आयोडीन एंड इट्स प्रिपरेशन। ये सारे क्या है? एंटी माइक्रोबियल्स हैं, ठीक है। जो माइक्रोब्स को मारता है, किल करता है, उसको हम एंटी माइक्रोबियल बोलते हैं। माइक्रोब एक ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो यदि वो हमारे पेट में चले जाए तो इन्फेक्शन कॉज करेंगे। और कहाँ से जाएंगे? या तो फूड से जाएंगे या तो वाटर से जाएंगे, ठीक है। या तो फूड से जाएंगे या तो वाटर से जाएंगे। यदि हमने कहीं गंदा पानी पी लिया या हमने कहीं अनहाइजीनिक फूड कंज्यूम कर लिया, तो उस केस में हमारे पेट में माइक्रोब्स जाएंगे कि नहीं? तो वैसे तो हमारे पेट में इसकी बहुत सारी व्यवस्थाएं रहती है कि उनको मार दिया जाता है, लेकिन कभी कभी क्या है, नहीं मार पाता शरीर। जैसे एच पाइलोरी नाम का बैक्टीरिया यदि घुस गया आपके बॉडी में,
तो वो अल्सर कॉज कर देता है। ठीक है। एच पाइलोरी रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है जो कि अल्सर कॉज करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है उसको क्या बोलते हैं? एंटी माइक्रोबियल। ठीक है। तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखना है। ठीक है। आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, कॉपी में लिखेंगे और देखते रहेंगे तो आपको ये केमिकल्स के नाम याद हो जाएंगे, है ना। तो एसिडिफायर का एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और एंटासिड का एग्जांपल है सोडियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर। और कैथार्टिक का एग्जांपल है मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, कियोलिन और बेंटोनाइट। एंटीमाइक्रोबियल का एग्जांपल है पोटेशियम परमैंगनेट, बोरिक एसिड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्लोरिनेटेड लाइम और आयोडीन एंड इट्स प्रिपरेशन। ठीक है। तो ये सबके एग्जांपल्स हमने देखे। तो ये दवाइयां यूज होती हैं एज अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स। ठीक है। अब एक प्रॉब्लम होती है हाइपर एसिडिटी, है ना। हाइपर एसिडिटी मतलब एसिडिटी का बढ़ जाना। अब बताओ इसके लिए क्या यूज करेंगे? अब भी बताया है, एसिडिटी हो गई, क्या यूज करेंगे? Antacid. शाबाश, बस कर लोगे एग्जाम पास। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखना, एंटासिड की डेफिनेशन पूछता है, ऐसी डेफिनेशन आता है, व्हाट इज एंटासिड, गिव फ्यू एग्जांपल्स। आप एग्जांपल भी बता दोगे? अभी मैंने आपको बताया, कुछ एग्जांपल बताने की कोशिश करो। किसी को याद आ रहा है एंटासिड का एग्जांपल? इनो, इनो, हाँ इनो पेट पे काम तो करता है लेकिन इनो एंटासिड सोडियम नहीं। बाइकार्बोनेट सर। हाँ वेरी गुड, किसने बताया है? शाबाश। देखो एंटासिड का एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा। एक होता है धोने का सोडा, एक होता है खाने का सोडा। तो खाने का सोडा भी एंटासिड होता है। अरे जो बेस होते हैं ना वही तो एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे, है ना। तो सोडियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर, ये सारे बेस है कि नहीं, है ना। तो ये जितने भी बेस है ये एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो हाइपर एसिडिटी हमारी हो जाएगी कम। और हाइपर एसिडिटी को हम एक और वर्ड से जानते हैं, वो है हाइपर क्लोरहाइड्रिया। क्या बोलते हैं? हाइपर क्लोरहाइड्रिया। हाइपर क्लोरहाइड्रिया और हाइपर एसिडिटी एक ही बात है। एसिडिटी वर्ड तो आपने 100 बार सुना होगा। एसिडिटी मतलब एसिड का सिक्रीशन बढ़ जाना। अब जो व्यक्ति दारू पिएगा उसका बढ़ जाएगा, जो तंबाकू ज्यादा खाता हो उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, है ना। तो बहुत सारे कारण है, मैंने बताया होंगे शायद किसी लेक्चर में। तो ये आपका है हाइपर एसिडिटी या हाइपर क्लोरहाइड्रिया। whenever excess secretion of acid take place in the stomach, this causes the imbalance in acid enzyme ratio, thereby finally leading to the hyperacidity and ulcer। बताया था ना, हाइपर एसिडिटी यदि लंबे समय तक बनी रहेगी तो अल्सर हो जाएगा साहब। और अल्सर बहुत खतरनाक बीमारी है। कुछ भी खाओगे तो पेट में जलन होने लगेगी, पेट दुखने लगेगा। इसके सिम्टम भी यही है, कुछ भी खा रहे हो और पेट दुख रहा है तो समझ जाओ अल्सर हो सकता है। और फिर अल्सर फट जाता है जिस दिन, उस दिन तो पेशेंट को मतलब दिन में ही तारे दिख जाते हैं, है ना। तो खान पान में बड़ा संयम बरतो भाई। आप फार्मेसी कर रहे हो, ये सब पढ़ो और समझ में आएगा तो खुद ही शुरू कर दोगे आप लोग, है ना। अपने हेल्थ कॉन्शियस हो जाओगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने लगोगे आप लोग। और अपने आसपास के लोगों को भी, अपने मम्मी पापा भाई बहन को भी बताओगे कि ऐसा मत करो, मैंने पढ़ा है किताब में, है ना। तो पढ़ाई करो आप लोग। फिर आता है हाइपोक्लोरहाइड्रिया। ये हाइपर का उल्टा हाइपो। हाइपर मतलब होता है ज्यादा, हाइपो मतलब होता है कम। तो यहां पर क्या होगा? इनएडिक्वेट सिक्रीशन ऑफ एसिड टेक प्लेस इन द स्टमक, इट कॉजेज ए क्लोरहाइड्रिया और हाइपोक्लोरहाइड्रिया। ठीक है। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? एसिडिफाइंग एजेंट, जो मैंने आपको अभी बताया। ये देखो एसिडिफाइंग एजेंट। एसिडिफायर का एग्जांपल क्या है? अमोनियम क्लोराइड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये दोनों हम लेंगे तो एसिड की कमी पूरी हो जाएगी। अब हम देखते हैं आगे एसिडिफायर का। ये देखो इसके डेफिनेशन भी याद रखना, ठीक है। द ड्रग्स और एजेंट विच आर यूज टू इंक्रीज द मेटाबॉलिक एसिडोसिस and gastric hydrochloric acid, they are also known as acidifying reagent और acidifiers। एग्जाम्पल dilute hydrochloric acid। नेक्स्ट आता है कैथार्टिक। ठीक है। कैथार्टिक की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है 2 नंबर में, है ना। तो इसको भी आप याद रखना। कैथार्टिक में बी डिफाइंड एज द ड्रग्स
which bring out defecation, they are beneficial in constipation and for expulsion of the intestinal parasites. मतलब इंटेस्टाइन का जो कंटेंट है उसको बाहर फेंकने का काम करेगा कैथार्टिक्स, ठीक है। तो यदि कोई कॉन्स्टिपेशन हो गया है वहां पर तो उसको वो बाहर निकाल देगा, मतलब यदि जम गया है फीसेस अंदर तो उसको बाहर निकाल देगा वो, ठीक है। परगेटिव भी वही काम करेगा, लेकिन परगेटिव का एक्शन माइल्ड होता है, कैथार्टिक्स का बड़ा भाई है परगेटिव। तो परगेटिव भी वही काम करता है जो कैथार्टिक करता है, ठीक है। लेकिन क्या है, इसका एक्शन माइल्ड होता है, जबरदस्त एक्शन देता है। मतलब जहां परगेटिव काम नहीं करेगा वहां पर कैथार्टिक काम नहीं करेगा, वहां परगेटिव काम करेगा। फिर आता है लग्जेटिव। लग्जेटिव क्या होता है? लग्जेटिव आर माइल्ड टाइप ऑफ परगेटिव, दे गिव राइज सेम इफेक्ट बट वेरी इन द नेचर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। लग्जेटिव अपना एक्शन कैसे देंगे? ये ल्यूब्रिकेशन कॉज करेंगे। बताओ लग्जेटिव का एग्जांपल कोई भी अभी किसी को याद आ रहा हो तो। मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट, और बताओ। पैराफिन, ग्लिसरीन और कैस्टर ऑयल, ये बताया था ना मैंने आपको, ठीक है। ये लग्जेटिव होते हैं। और ये यहाँ पर नीचे से देख के आपने बता दिए ये वाले है ना। कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल, है ना, अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल, ऐसी चीजें तो याद रखना कम से कम। झंडू बाम और लाल बाम तो याद रखोगे, दवाइयों के नाम नहीं सही तो क्योंकि पास तो होना है बेटा एग्जाम किसी भी हालत में, ठीक है। शाम दाम दंड भेद, चारों नीतियां लगा देना, लेकिन एग्जाम पास करना ही करना है आपको, है ना। नहीं आएगी कोई पेन किलर याद तो झंडू बाम लिख के आना लेकिन कॉपी खाली मत छोड़ना, ठीक है। चलो पेन किलर के नाम बताओ मेरे को, मैंने जो बताई है उसके अलावा कोई भी नाम बताओ। पेन किलर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पेन किलर का क्लासिफिकेशन आपको कल बताऊंगा मैं। बताओ नाम पेन किलर के जितने। नेप्रोसिन होती है क्या? क्या? नेप्रोसिन होती है सर पेन किलर? कौन सी ड्रग आपने बोली? माइक्रोसिन? नेप्रोसिन। नेब्रोक्सिन। नेप्रोक्सेन, हाँ बिल्कुल होती है। क्या जबरदस्त पेन किलर बताई है आपने, ये तो बड़े नेप्रोसिन बड़े बोली। एमडी डॉक्टर यूज करते हैं। कौन है भाई ये, किसने बताई है? सर मैं श्रद्धा? नो सर, महक राठौर। महक, शाबाश महक, वेरी गुड। बहुत बढ़िया नाम बताया आपने, नेप्रोक्सेन, मतलब एकदम ऐसी दवाई है जो बड़े बड़े एमडी डॉक्टर ही यूज करते हैं। कहाँ क्लैपिंग चलती है पता है आपको नेप्रोक्सेन? नो सर। क्या नहीं पता सही कहा आपने, है ना। नेप्रोक्सेन बहुत बढ़िया दवाई है और थोड़ी अनकॉमन भी एक हिसाब से देखा जाए तो। और कोई बताओ। डाइक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, वोवरेन, वेरी गुड। और बताओ। वोवरेन, वोवेरॉन, ठीक है। और बताओ। एसाइक्लोफेनेक। शाबाश, चलो बढ़िया है ना। ये सब पेन किलर्स हैं, है ना। और इनके ब्रांड नेम भी, कभी यदि मॉलिक्यूल का नाम याद ना आए ना तो ब्रांड नेम ही लिख देना, लेकिन कॉपी खाली मत छोड़ना, है ना। कॉपी में तो लिख के आना ही है हमें 100%। आपको पता है, आपने डी फार्मेसी में जो आंसर शीट आती है यदि वो पूरी भर दी तो आप पास हो जाओगे। आ रहा है समझ में? यदि आपसे कुछ पूछा है और उसके आसपास भी आपने लिख दिया ना तो व्यक्ति पास हो जाता है, लेकिन वो उसके आसपास भी नहीं लिखता क्योंकि वो अपने कॉमन सेंस का यूज नहीं करता ना, इसीलिए। अब जैसे आपसे पेट से संबंधित कुछ यदि पूछा है, आपको कुछ नहीं पता, इनो तो पता है, पर कई लोग इनो भी नहीं लिखते है ना, इनो भी नहीं लिखते, तो फिर वो जाते हैं काम से। तो आपको ऐसा नहीं करना है, लेकिन कुछ ना कुछ लिख के आना है, ठीक है। अब डेफिनेशन एंटासिड की होती क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। एंटासिड की डेफिनेशन है, एंटासिड आर द मेडिसिन दैट न्यूट्रलाइज द एसिड इन योर स्टमक टू रिलीव द इंडाइजेशन और हार्टबर्न। ये एंटासिड की डेफिनेशन हो गई। एंटासिड शुड बी प्रोबेबली इनहिबिट द पेप्सिन एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। अब एंटासिड को, इन दोनों को इनहिबिट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि पेप्सिन और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एसिड की सिक्रीशन को बढ़ा देंगे, हमको तो एसिड चाहिए नहीं। तो एंटासिड में गुण होना चाहिए कि वो पेप्सिन और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या होते हैं? जो प्रोटीन को तोड़ेंगे। लाइटिक मतलब होता है तोड़ना। प्रोटीन को तोड़ना क्यों जरूरी है? हमने तो दाल खा ली, तो क्या दाल सीधे खून में चली जाएगी? नहीं, दाल में जो प्रोटीन है वो टूटेगा, किसमें टूटेगा? अमाइनो एसिड्स में टूटेगा, और अमाइनो एसिड्स को हमारे आंत अवशोषित करेगी और फिर अमाइनो एसिड को जोड़ के अपने हिसाब से प्रोटीन नहीं बनाएगी। हम किसी माला को तोड़ते हैं तो मोती मोती मिलते कि नहीं हमें?
और वो मोती से फिर हम अपने हिसाब से माला बना सकते हैं कि नहीं? तो बॉडी भी यही करती है। हमने तो बढ़िया केला खा लिया, तो क्या केला सीधे खून में जाएगा? नहीं, केला टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होगा उसके स्मॉल मोनोमर्स में। पॉलीमर मोनोमर पढ़ा होगा ना आपने। मोनोमर मतलब माला का एक मोती, और पॉलीमर मतलब बावला। पूरी माला। हमने तो पूरी माला दी थी शरीर को, लेकिन उसने उसको तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? क्योंकि वो अपने हिसाब से यूज करेगा। मैं आपको पड़ोसी की दीवार दूंगा तो आप बोलोगे ना, भैया एक काम करो, ये दीवार में से ईंटा निकाल लो ताकि मैं मेरे हिसाब से मेरे घर में इसको लगा सकूं। बस बॉडी भी यही बोलती है कि तुमने जो मर्जी था खाना था खा लिया, केला सेब अंगूर सब खाओ, लेकिन मैं सबको तोड़ूंगी और तोड़ के अपने हिसाब से यूज करूंगी, क्योंकि मेरे को तो हार्मोन बनाना है, मेरे को तो एंजाइम बनाना है। तुमको क्या है ना? हार्मोन एंजाइम बनाऊंगी मैं, तो मैं कार्बोड इनको तोड़ूंगी अपने हिसाब से, और फिर उसके हिसाब से, जैसे आपको पता है हार्मोन प्रोटीन से बनते हैं, है ना? अमाइनो एसिड से हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। तो अब बताओ जरूरी है या नहीं? हम तो बस यही पढ़ते हैं कि भाई प्रोटीन से हमारी बॉडी बिल्डिंग होगी। नहीं, प्रोटीन से बहुत सारी चीजें होती है। सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन होता है प्रेजेंट, पढ़ा था ना आपने? सेल का मेम्ब्रेन ही प्रोटीन का बना होता है। अब सोचो कितना इंपॉर्टेंट है प्रोटीन हमारे लिए। आपको पता है किसी को डेली प्रोटीन की नीड क्या है हमारी बॉडी में एडल्ट्स के लिए? कोई बताएगा? सर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रोटीन की, हाँ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो है, लेकिन डेली नीड रिक्वायरमेंट कितनी है? जैसे मैं सपोज 80 किलो का हूं, तो मुझे कितना प्रोटीन खाना पड़ेगा पर केजी वेट के हिसाब से? 0.8 ग्राम सा। सही कह रहे हो आप, पर केजी के हिसाब से 800 mg के आसपास रहती है ना? 800 mg बोल रहा हूं मैं, या 1 ग्राम मान लो। तो मैं लगभग 80 किलो का हूं, तो मुझे कम से कम मान के चलो 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। क्या लोग इतना प्रोटीन खाते हैं? नहीं खाते। इसलिए तो बॉडी उतनी स्वस्थ नहीं है, उतनी फिट नहीं है ना? आप पैरामीटर्स देखो कि आयरन कितना चाहिए, कैल्शियम कितना चाहिए, कैलकुलेट करके देखो, मिल ही नहीं रहा हमें उतना। मिल ही नहीं रहा है। आप खुद ही एक काम करो, डाइट का आप एक चार्ट बनाओ, जिसमें मैग्नीशियम कितना चाहिए, कैल्शियम कितना चाहिए, आयरन कितना चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए, कार्ब कितना चाहिए। तो आप देखो कि आप उतना ले रहे हो। आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको लगेगा कि यार मैंने तो लिया ही नहीं है ना? इसलिए तो आपकी बॉडी एक महामानव की तरह काम नहीं कर रही, जैसे आपको वास्तव में काम करना चाहिए। आपकी बॉडी को अपने पीक परफॉर्मेंस देना चाहिए, वो अभी नहीं दे पा रही है। उसका कारण यही है कि न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है। प्रॉपर न्यूट्रिशन आप दे के देखो किसी बच्चे को, फिर देखो कैसा वो होता है। 7 फीट का, लंबा चौड़ा, अच्छा, हट्टा कट्टा, बलशाली, साहसी, वीर योद्धा, छत्रपति शिवाजी की तरह, या तो नरेंद्र मोदी जैसा 56 इंच का सीना बोल लो अभी कलयुग के हिसाब से, है ना? अब आता है एंटासिड। किसको ट्रीट करेगा? हार्ट बर्न को और इंडाइजेशन को, मतलब अपच की समस्या, खाना न पचने की समस्या में हम यूज करेंगे इसको, एंटासिड को। ठीक है? इंडाइजेशन किसी को हो रहा है ना, एसिडिटी की वजह से इंडाइजेशन हो रहा है, छाती में जलन हो रही है ना, उसमें हम यूज करेंगे। और इसके फॉर्मुलेशन आते हैं मार्केट में, टेबलेट आता है, चीवेबल टेबलेट आता है, कैप्सूल आता, ओरल प्रोडक्ट्स आते हैं, सस्पेंशन आते हैं। तो ये मार्केट में अवेलेबल है, इनके सिरप, टैबलेट, कैप्सूल, है ना? डाइजीन आपने सुना होगा, डाइजीन सुना है? डाइजीन तो खाया भी होगा कभी ना कभी किसी ने, हाँ सर सुना है है। ना? यही सब तो लिखना है, और क्या। बढ़िया, कभी मेडिकल पे जाओ, घूमो फिरो, देखो क्या क्या यूज हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट पेट से संबंधित बीमारियों में यूज हो रहे हैं, अस्थमा के कौन सी दवाइयाँ आ रही है। बढ़िया, एग्जाम में आएगा अस्थमा तो पंप वंप बना के आना रिस्पायरेटरी ट्रैक का डायग्राम बनाना, ऐसे बढ़िया अच्छी कॉपी वॉपी भर के आना, शानदार 1 नंबर लिख के आना, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अब एक चीज और है, जो एंटासिड है ये ओटीसी कैटेगरी में आता है। कोई ओटीसी का फुल फॉर्म बताएगा? कोई कोशिश करो, नहीं तो मैं तो बताऊंगा। ओटीसी क्या होता है? ये ओरल द काउंटर। ओरल ओटीसी का फुल फॉर्म होता है ओवर द काउंटर ड्रग्स या ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स। ठीक है? ओवर द काउंटर प्रोडक्ट क्या होते हैं, ध्यान से सुनो। मेडिकल स्टोर पे जिन चीजों को खरीदने के लिए प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती है, दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ओटीसी ड्रग्स। ये बात याद रखना। ओटीसी ड्रग्स क्या होते हैं? ओटीसी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं जिनको खरीदने के लिए हमें प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। कभी फार्मासिस्ट ये नहीं बोलेगा पर्चा दिखाओ,
नहीं बोलेगा, सीधे निकाल के दे देगा। पर हमारे भारत के फार्मासिस्ट बड़े स्मार्ट है, ये तो बहुत सारी ड्रग्स आपको बिना पर्चे के दे देते हैं है ना। कोई बंदा जाके मेडिकल स्टोर पे खड़ा हो जाता है, साहब प्रेगनेंसी टर्मिनेशन की किट देना जरा। उठा के दे फार्मासिस्ट देंगे सर, फार्मासिस्ट निकालता है और दे रैपर देता है। फाड़ता है, वो इधर पन्नी में डाल के दे देता है, वो बोलता है 500 रुपए। साहब 500 रुपए काहे के, MRP तो 200 रुपए लिखी है, लेना है तो लेनी तो निकल होता है ना ऐसा। ठीक है, तो ओवर द काउंटर वो ड्रग्स है जिनको खरीदने के लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है ना। यहाँ तो फार्मासिस्ट बढ़िया, अच्छा वो देखना यार उसको सुलाना है थोड़ा, उठे ही ना सुबह तक, ले नींद की गोली, पकड़ पत्ता खिला देना दूध में मिला के, है ना। तो ये सब चीजें गलत है। OTC मतलब ओवर द काउंटर मेडिसिन, मतलब जो आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के दे दी जाएगी। और कौन सी ड्रग के लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत है, जो H शेड्यूल में आते हैं, है ना। जैसे कोई एंटीबायोटिक खरीद रहा है, कोई कह रहा साहब वाइबाजीम चाहिए, नहीं देना उसको, बोला पर्चा दिखा डॉक्टर का, नहीं है तो जा लिखवा के लेके आ। ऐसा यदि आप कर रहे हो तो वास्तव में आप सच्चे फार्मासिस्ट हो, नहीं तो एक लोभी फार्मासिस्ट है जो पैसा कमाने के लिए मेडिकल स्टोर खोल के बैठा है ना। तो आपको अच्छी प्रैक्टिस करना है, आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो ईश्वर आपको देगा, गलत प्रैक्टिस करोगे तो इंसानों से क्या कमाना यार, उससे क्या लेना जिसके पास खुद कुछ नहीं है। अच्छे से ईमानदारी से काम करोगे तो ईश्वर आपको हमेशा खुश रखेगा और आपको बहुत बरकत देगा और हर चीज में आपको ग्रोथ मिलेगी। तो अच्छे से काम करो, ईमानदारी से काम करो। अब देखते हैं हम इसके सिम्टम्स क्या है ना। एंटासिड किन सिचुएशन में हमें रिलीफ देते हैं, ये सब तो मैं बता चुका हूँ, थोड़ा सा पढ़ लेना आप, है ना। ब्लोटिंग ब्लोटिंग होती है ना, डकारे वकारे आती है, खट्टी डकार आ रही है, चेस्ट और स्टमक में पेन हो रहा है, बर्निंग हो रही है, मरोड़ के पेट दुख दुख रहा है, रात के वक्त खाना खाने के बाद पेट दुख रहा है, ये सब चीजों में यूज होगा। एसिड रिफ्लक्स मैंने आपको बताया था, है ना। एसिड रिफ्लक्स क्या होता है, अब सीधी सी बात है भैया, पेट में एक थोड़ी सी जगह है, अब एसिड यदि ज्यादा उसमें भर जाए, जैसे खाना बहुत खा लिया गले तक, गले तक कोई खाता नहीं ऐसे ही बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा खा लिया, अब पेट में एसिड के लिए जगह ही नहीं बची, तो वो एसिड ऊपर की तरफ चढ़ेगा कि नहीं, और चढ़ेगा तो वो जो आपका स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर को वो डैमेज करेगा, और स्फिंक्टर डैमेज हुआ तो वो एसिड ऊपर की तरफ चढ़ेगा, और ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो जलन होगी कि नहीं छाती में। तो एसिड रिफ्लक्स डिजीज भी बहुत खतरनाक रहती है ना, इस आगे चल के इसमें कैंसर भी डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो अल्सर हुआ और गैस्ट्राइटिस हुआ, गैस्ट्राइटिस में क्या होता है, स्टमक की जो लाइनिंग है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है। ठीक है, और इसके लिए कौन से इंग्रेडिएंट हम यूज करते हैं एंटासिड के, एल्जिनेट, है ना, ये सब मैंने अभी बताया। ये इसके केमिकल फॉर्मूले आप लोग देख लेना, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, बॉम प्लस का सिरप आता है, जिनको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सारी चीजें, है ना। ये है एक्सेसिव रिलीज ऑफ एसिड, किन कंडीशंस में होता है, अल्कोहल कंजप्शन, जो ज्यादा दारू पीते हैं, ठीक है, ईटिंग सर्टेन फूड्स, कुछ ऐसे खाने होते हैं जो एसिड की सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं, शादी ब्याह में तो आप देखा होगा ना यार, खाते हो किसी को खट्टी डकार आती है, वो यही है सब। स्मोकिंग, सर्टेन ड्रग्स, एस्पिरिन, स्ट्रेस। आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, इंसॉल्युबल इन वाटर, फाइन पार्टिकल साइज, शुड नॉट बी एब्जॉर्बेबल, ये इसकी आइडियल प्रॉपर्टी हो गई। टाइप्स ऑफ एंटासिड, तो ये 4 प्रकार के होते हैं, सोडियम कंटेनिंग, मैग्नीशियम कंटेनिंग, कैल्शियम कंटेनिंग और एल्युमिनियम कंटेनिंग, और ये इनके नीचे एग्जांपल दिए हुए हैं। सोडियम कंटेनिंग का सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। अब इनका स्टोरेज कंडीशन, तो हमेशा ये जो एंटासिड होते हैं दे शुड बी स्टोर्ड इन द वेल क्लोज्ड कंटेनर। आपने मेडिकल स्टोर पे देखना एंटासिड पे लिखा रहेगा इसके इंडिकेशन में, है ना, मतलब इसके प्रिकॉशन में कि इसको स्टोर कैसे करना है। इट शुड बी स्टोर्ड इन अ वेल क्लोज्ड कंटेनर, मतलब इसके कंटेनर को ढक्कन टाइट बंद करके रखो, ठीक है, और ठंडी जगह पे रखो इसको। दूसरा ये लिखा दिखेगा कि भैया इसको, इट शुड बी स्टोर्ड इन अ एयर टाइट कंटेनर एट कूल प्लेस, अवे फ्रॉम लाइट। अवे फ्रॉम लाइट मतलब सूर्य की जो यूवी लाइट है उससे दूर रखना है आपको। तो इसके लिए हम कौन सी बॉटल यूज करते हैं, एम्बर्ड कलर की बॉटल। कौन सी कलर की बॉटल यूज करते हैं, एम्बर्ड कलर की बॉटल, मतलब टंकी जो, रखी वाली। हाँ वेरी गुड, ठीक है, ज्यादातर आपने एम्बर्ड कलर की बॉटल देखी होगी सभी लोगों ने, है ना। इट इज स्टोर्ड वेल क्लोज कंटेनर, ये वो, और अलाउड टू फ्रीज, इसको हमें जमाना नहीं है, फ्रीज में नहीं रखना है। और अट्रैक्टिव यूजुअली डिस्पेंस्ड एंड ब्लू एंड एम्बर, ब्लू कलर की बॉटल में भी आते हैं, ठीक है, ब्लू भी मतलब प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट खत्म हो गया, ठीक है,
आपको मैं इसका पीडीएफ शेयर करूंगा और ये वीडियो में डाल दूंगा, आपको देखना हो तो देख लेना। ठीक है, बाकी इसको पढ़ाई करो, बुक से थोड़ा पढ़ो, नोट्स वोट्स बनाओ और रिवाइज करते रहो। ठीक है, अब काफी। सर इसके हाँ। पहले का जो स्वीट वाला जो लेक्चर हुआ है हम्म। वो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था सर, प्लीज उसे शेयर करिएगा। हाँ ठीक है, मैं लेक्चर डाल दूंगा। कौन सा ये लेक्चर का नाम बता दो? सर इसके पहले जो क्लास हुई थी वो वाली, कल की? आज की सर। आज की कौन सी? अच्छा आज की। हाँ वो जी सर। मैडम ने जो ली थी। जी सर। हाँ ठीक है ना, डाल दूंगा मैं, है ना, जी उसकी सर, लिंक भी वो डाल सर दूंगा। उस समय ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा था मैं। हाँ कोई बात नहीं, डाल दूंगा मैं। जी। ठीक है, गुड नाइट, आराम कीजिए, नाइट डिनर तो सर। कर ही लिया होगा, है ना? नहीं सर, बाय। अभी क्लास अटेंड कर रहा हूँ, डिनर बाकी है। अच्छा, चलो ठीक है, डिनर करो, सो जाओ, गुड नाइट, है ना, बहुत रात हो गई है। बाय, गुड नाइट सर। थैंक्स, आपने इतने पेशेंस के साथ सुना। थैंक्स। गुड नाइट। नाइट आप